लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करेंगे। वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसपे अभी हाल फिलहाल में हर एक जगह चर्चित है कि बीजेपी इसके तहत गलत पैसे लेती है, बीजेपी इसके तहत अपने चुनावी एजेंडे को बढ़ाने के लिए गलत या वैसी भी कंपनी से पैसे लेती है जो कि फिलहाल लॉस में है, लेकिन बस पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे देती है। लेकिन उससे पहले हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हिस्ट्री की बात करें तो उस हिस्ट्री में आपको दिखेगा कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उससे आज़ादी से इंदिरा गांधी की सरकार तक अगर कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन अदर पार्टीज को जब चंदे देती थी तो उस पर पूरी की पूरी तरह बैन था। उसके बाद 1980s में राजीव गांधी ने कुछ हद तक अदर पॉलिटिकल पार्टीज को भी छूट दी। उसके बाद 2003 में वही कांग्रेस पार्टी ने यही इलेक्टोरल बॉन्ड को उस समय इसका नाम बस चंदा था, उसको टैक्स फ्री किया। फिर 2018 में बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाती है जिसके तहत कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को जब चंदे देती है तो इसको छुपा के रखना होता है, इसके बारे में किसी को भी कोई पता ना चले। फिर बीच में आती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर पैसे कोई भी बिजनेसमैन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को दे, लेकिन भारत डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोई भी पैसा हो वो एक तरीके से जनता को पता होना चाहिए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे बैन लगाती है कि वैसा भी बिजनेसमैन जो लॉस में है फिर भी वो एक पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देती है। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उसी बिजनेसमैन के पास जाता है। ये सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट आती है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे बैन लगाती है। लेकिन आज हम लोग इस बात पे करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या बस बीजेपी के लिए ही गलत था या अदर पार्टीज के लिए भी सही था। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की अच्छाई और बुराई पर, लेकिन सबसे पहले बुराई ही बताई जानी चाहिए। तो अगर हम लोग बुराई पे बात करें, अगर अभी के जमाने में देखें तो जब एक पंच का चुनाव होता है उसमें करीब 5 से 10 लाख रुपए के आसपास खर्चा होता है। एक एमएलए का चुनाव होता है उसमें करीब 1 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास खर्च होता है। एक एमपी का चुनाव होता है उसमें 1 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास खर्च होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो पैसे आते कहां से। अगर एक एमपी खड़ा होता है उसे कुछ पैसे पॉलिटिकल पार्टीज को देने होते हैं और अदर पैसे वो जब एमपी बनेगा तो वहां के कुछ ना कुछ बिजनेसमैन, कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट जिसको कि वो कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा, तो वो बिजनेसमैन, वो कॉर्पोरेट चंदे के रूप में या इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में इस पर्सन को, इस एमपी को पैसे देती है ताकि आप मेरे पैसे से इलेक्शन लड़ो और आप जीतो, उसके बाद आप मुझे पॉलिटिकली सपोर्ट करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो इसी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रूप में दिखाया गया। लेकिन स्कीम में ये बोला गया कि जब एक कॉर्पोरेट या एक बिजनेसमैन जब एक एमपी, एमएलए या एक पॉलिटिकल पार्टीज को जब पैसे देगी तो उसको एनोनिमस रखा जाएगा, उसको छुपा के रखा जाएगा। कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, इसको बस छुपा के रखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारे पैसे या कोई भी दे तो ये पैसे तो एक तरीके से जनता का ही पैसा है, तो वो पैसा जब इधर से उधर होता है तो वो एक तरीके से एनोनिमस रखना गलत है। लेकिन अगर आप 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले देखो तो वहां पे होता क्या था कि कौन पार्टीज को कितना पैसा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है, ये भी पता नहीं होता था। बहुत सारे पार्टीज वाले तो ये करते थे कि पैसे ले लेते थे, उसके बाद कुछ पैसे इलेक्शन में लगाते थे, कुछ पैसे अपने जेब भरने में लगाते थे। लेकिन कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से ये तो पता चला कि किस पार्टी को कितने पैसे मिल रहे हैं चंदा या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में किसी भी तरह से। तो
मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब इस बार 20,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में सभी पार्टीज को मिले, उसमें से 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को, कुछ उसके बाद सेकेंड सबसे ज्यादा टीएमसी को, उसके बाद अदर पार्टीज को। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि स्कीम में क्या बस बीजेपी को ही प्रॉफिट था? अभी बहुत सारे यूट्यूबर लोग बता रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, ऐसे है वैसे है। इसको एक स्कैम के रूप में देखने से अच्छा ये है, आप ये देखो, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पैसे आ रहे हैं, वो उस पैसे का कर क्या रही है? क्या वो पे बीच में आती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये देखती है एक कॉर्पोरेट या बिजनेसमैन जब एक पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देती है, तो वहां पे एक बिजनेसमैन जब लॉस में है, उसके पास खुद बिजनेस चलाने के पैसे नहीं है, फिर भी वो अब लॉस वाला पैसा ही एक पॉलिटिकल पार्टीज को देती है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज इस बिजनेसमैन को बेनिफिट देने के लिए अपने कुछ प्रोजेक्ट इस बिजनेसमैन को देती है। जब ये पता चला सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने आकर इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बैन लगा दिया। अब सोचना आप पर है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सही मानते हो, गलत मानते हो, जो भी मानते हो। मेरा मानना यह है कि 50% ये सही भी था, 50% ये गलत भी था। सही इसलिए था क्योंकि कम से कम जनता को ये तो पता चल रहा है किस पार्टीज को कितने पैसे आ रहे हैं। क्योंकि जब आप 2018 के पहले देखो, सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस को जा रही थी, या 2018 से पहले आजादी से लेके 2018 तक जब आप एक तरीके से देखो, सबसे ज्यादा पैसे कांग्रेस पार्टी को चंदे के रूप में मिल रहे थे। लेकिन ऐसा होता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो और विपक्ष उस पर सवाल ना करे, तो ये भी डेमोक्रेसी में एक गलत बात है। तो इसके वजह से सवाल किया गया है, लेकिन फैसला लेना जनता के हाथ में है। तो ये आपको सोचना है इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, सही है, जो भी है। सही इसलिए है क्योंकि कम से कम जनता को ये तो पता चल रहा है किस पार्टी को कितने पैसे मिल रहे हैं। भले ही कुछ ना मिलने से कुछ जानकारी मिलना अच्छा है, लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बैन हो चुका है, तो अभी आपको ये भी नहीं पता चलेगा किस पार्टीज को कितने पैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इस वजह से ये वीडियो बनाना जरूरी था। थैंक यू, बाय बाय।